to start with what is called as importance of statistics. So स्टार्टिंग की बात अगर हम करें, मतलब आज के लेक्चर की स्टार्टिंग की नहीं, जब दुनिया में स्टैटिस्टिक्स जैसा कुछ आया होगा, इट वाज वाइडली यूज्ड ओनली बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि उस जमाने में ज्यादातर जो कंट्रीज हुआ करती थी, दे वर प्रैक्टिकली व्हाट चिल्ड्रन, सोशलिस्टिक। तो मेजॉरिटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन करता था? गवर्नमेंट करती थी। प्राइवेट सेक्टर उतना था ही नहीं। जब प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पनप गया बच्चों, तब बिजनेसमैन ने भी डेटा को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और हैंड इन हैंड बिजनेसमैन को भी स्टैटिस्टिक्स की काफी जरूरत पड़ने लग गई। तो अपनी क्लास बुक कॉपी में आप हेडिंग लिखें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद लिखें टू द गवर्नमेंट। हेडिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स चिल्ड्रन, और उसके बाद आप लिखेंगे टू द गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए, तो गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक्स की क्या जरूरत है चिल्ड्रन? आपने अगर एक मूवी देखी हो अजय देवगन की, राजनीति, देखिए बच्चों, राजनीति नहीं देखी? वो मूवी बेसिकली पॉलिटिक्स के ऊपर है। जैसे एक पर्टिकुलर परिवार है, वहां के लोग पॉलिटिक्स में काफी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हैं। परिवार के दो टुकड़े हो गए, तो दूसरा भाई दूसरी पार्टी बना लिया, एक भाई एक पार्टी बना लिया। जैसे मुलायम सिंह यादव जी का परिवार था, अखिलेश यादव जी काफी पढ़े लिखे, एमटेक हैं हार्वर्ड वगैरह से। उनको अपने चाचा जी की हरकतें शिवपाल जी की समझ में नहीं आती थी। वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते थे, ये ग्रोथ बेस्ड पॉलिटिक्स करते थे। तो उनके चाचा जी कहते थे नहीं, जो बैकवर्ड सोसाइटी है उसको ज्यादा फेवर करो, वोट वो देगा। ये कहते थे नहीं, कास्ट के हिसाब से पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, आप तरक्की करवाइए हर जगह, हर इंसान आपको वोट देगा। तो दोनों में फूट पड़ गई। आई रिपीट चिल्ड्रन, दोनों में फूट पड़ गई। खोपड़े में बात आई कि नहीं चिल्ड्रन? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इन दैट केस यस सर। प्रैक्टिकली हुआ यस क्या, सर। दोनों अलग अलग हो गए। पिछली बार तक वो इलेक्शन हारते जा रहे थे क्योंकि चाचा जी का डोमिनेशन ज्यादा था। अब वो अपनी फेयर पॉलिसीज लेके आए, तो चाचा जी तो कोई पिक्चर के फ्रेम में ही नहीं है, और उनकी पार्टी अच्छी सीट से जीत गई। तो किसी जमाने में पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए स्टैटिस्टिक्स को बहुत यूज किया जाता था। यूपी में इस बार सबसे कम सीट बीजेपी को मिली। कितनी, 80 सीट्स है, या लोकसभा में कितनी भगवान जाने, मेरा ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो। 33 सर। नहीं नहीं नहीं, है कितनी सीट्स? 72? हाँ नहीं नहीं, 80 के आसपास कुछ है। हाँ 84 है। चलिए खैर, हम कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और 32-34 सीट मान लीजिए, 33 मिल गई। पिछली बार ज्यादा मिली थी। अब वो चेक करेंगे किसने किसने वोट नहीं दिया। सर ये कैसे चेक करेंगे? इलेक्शन कमीशन के पास डेटा होता है भाई, एक पर्टिकुलर एरिया से कितने लोग टोटल वोट देने आए, उनमें से कितने वोट सौरभ सर को मिले, कितने डपोर संघ लोग को मिले। इज दैट क्लियर? तो जहां पे उनको वोट नहीं मिले होंगे, अब वहां पे वो अच्छे अच्छे काम करेंगे, रोड बनवाएंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रॉपर करेंगे, ताकि लोगों को खुश करें और लोग अगली बार वोट दें। पर लोग इतने कलाकार हैं, हिंदुस्तान के इतने कलाकार हैं, वो मोदी जी 2-2 हजार ले भी लिए और सुअर वोट भी नहीं दिए। बड़े बदमाश टाइप के लोग हैं यहाँ के। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ये स्टैटिस्टिकल डेटा यूज होता था। तो ये मैं राजनीति मूवी का नाम इसलिए ले रहा था कि वहां पे दिखाया गया अजय देवगन जी जो थे, वो उस परिवार के ड्राइवर के लड़के थे, और अब वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो उन्होंने पूरी सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की, कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, वो किस पार्टी को फेवर करते हैं, जो नहीं फेवर करते हमें, हम उनको कैसे अपने फेवर में ला सकते हैं। तो क्या बिना पढ़ा लिखा इंसान इलेक्शन जीत सकता है? नहीं जीत सकता। इज दैट अंडरस्टूड? तो आपने अगर सिलेबस देखा और आपने ये डिसाइड किया कि पिछले 4-5 साल में देखें ज्यादा क्वेश्चंस किस चैप्टर से आते हैं, अगर रेगुलरली एक चैप्टर पिछले 4-5-10 साल से आ रहा है, तो मतलब इस साल भी आएगा। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं वो हर दूसरे साल ऑल्टरनेट आते हैं, अब इस साल उसको ऑल्टरनेट नहीं है, वो अगले साल है, तो ये चैप्टर नहीं आएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान देता हूं। आईसीएससी क्लास 10th एंड आईएससी 11-12, यहाँ पे लिटरेचर में जो पोएट्री वाला पोर्शन होता है चिल्ड्रन, जब हम पढ़ा करते थे तो 20 पोएम हुआ करती थी। औकात के बाहर है 20 पोएम पढ़ना। इज दैट क्लियर? और 3 एग्जाम में आती थी, 3-3-3 का सेक्शन आता था। सब में आपको मिनिमम, सॉरी, 2-2 क्वेश्चन तो करने हैं, और किसी में एक कर लीजिए। तो बच्चा मान के जाता था ये पोएट्री वाला सेक्शन है, एक करूंगा और कितनी छोड़ूंगा, तो 2 तो मेरे को करनी नहीं है, तो 20 में से 2 तो छोड़ ही दो, कितनी करनी है, मतलब पढ़नी कितनी है, 18। पिछले साल जो 3 आई है वो तो आएगी नहीं इस साल। कितनी आएगी? 15 पोएम पढ़ के चले जाओ, एक तो उसमें फंसी जाएगी। क्या किया? स्टैटिस्टिक्स तो अप्लाई किया आपने? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? समझ में आ गया? डेली बच्चे देख रहे हैं, सर होमवर्क दे रहे हैं, अगले दिन चेक कर रहे हैं।
तो बच्चा होमवर्क करके लाएगा। बच्चे देख रहे हैं पिछले 1 महीने से होमवर्क 2 दिन के बाद चेक होता है, तो उन जाहिलों को लग रहा है कि आज भी होमवर्क 2 दिन के बट वो आज ही चेक हो गया, फंस गए। शेर आया बट आया नहीं, कोई विश्वास मानेगा? पुलिस आ जाती थी। एक दिन शेर सही में आ गया और पुलिस अब नहीं। समझ में आ गया बच्चों? तो गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है एनालिसिस करने के लिए बच्चों, और ढेर सारे इसके पर्पसेस हैं। अगर पॉवर्टी के ऊपर डेटा कलेक्ट कर लिया तो पता लग जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन लोग कितने हैं। अगर इंडिया में 10% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है और इनको फीड करने के लिए हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए, कितने? और हमारे टैक्स सरप्लस में पिछले साल 30 करोड़ रुपए सरप्लस था। कितना था चलन? 100 करोड़ हमें चाहिए, और पिछले 5 साल से हर साल 30 करोड़ टैक्स में सरप्लस आ रहा है हमारे पास। तो हम नया टैक्स इंपोज करें सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा अरेंज करने के लिए? 70 करोड़। 70 करोड़ का अगर और टैक्स कलेक्ट करना है, 2% रेट बढ़ा दो, गवर्नमेंट कह रही है टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। तो क्या बहुत ज्यादा आपको टैक्स रेट बढ़ाकर लोगों से, मिडिल क्लास से दुश्मनी लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करती है स्टैटिस्टिकल डेटा चलन? चलिए तो मार्क कर लीजिए, आपने हेडिंग लिख दी टू द गवर्नमेंट, पहला पॉइंट लिखिए चलन उसमें, फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर वेरियस पर्पसेस। सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन, पर्पस आपको नजर आ गया, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव चिल्ड्रन। पीपल नो व्हाट इज RTE 2009 चिल्ड्रन? पता है RTE क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन जो होता है वो RTI 2005 है। खैर अब ये पुराना हो गया, अब RTI 2019 चलता है, और इसके पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 चलता था। RTI 2009 के तहत एवरी चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years हैज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसी तरह से गांव में, शहर में गरीब बच्चों को तो पूरा फ्री में पढ़ाया जाता है। आपके स्कूल में भी बच्चों हर क्लास में देयर इज अ रूल, 25% बच्चा RTI को होना चाहिए। मतलब अगर 40 बच्चों का सेक्शन है तो 10 बच्चे RTI बोल गया गलती से, RTE कम्युनिटी का होना चाहिए। ये बच्चे गवर्नमेंट पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, और अगर इनका डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही होता है, सही में गरीब हैं, तो नियर बाय स्कूल में नोटिस भेज दिया जाता है, पेरेंट्स को भी स्कूल को भी, कि आप इन बच्चों का एडमिशन ले लीजिए। एक मिनिमम अमाउंट 8-9 हजार रुपए गवर्नमेंट स्कूल को पे कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि आप स्कूल हो, आप कोई दुकान तो हो नहीं। क्योंकि हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस लेते हैं वो कोई दुकान वाला प्राइस नहीं लेते, हम रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस आपसे लेते हैं। दुकान की बत्ती 12 रुपए यूनिट है, आपको तो 7 ही रुपए देना है। जैसे हम वाटर टैक्स, हाउस टैक्स किसी के घर से लेते हैं, ऐसे ही हम आपसे लेते हैं। दुकान या मॉल की तरह करोड़ों रुपए तो हम आपसे ले नहीं रहे हैं। तो जब सरकार आपको डिस्काउंट दे रही है तो आप भी तो सरकार का फायदा करिए, तो कानून बना दिया गया। बट ये काम सिर्फ 8th क्लास तक है बस। 9th क्लास में जब बच्चा आएगा तो उसके पेरेंट को स्कूल को फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि अब RTE के तहत वो पढ़ नहीं सकता। अगर पढ़ना है तो गो टू गवर्नमेंट स्कूल। अब प्राइवेट स्कूल कंपेल्ड नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइवेट स्कूल को बोला जाए 12वीं तक पढ़ाओ, तो प्राइवेट स्कूल कहेगा भाई 25% बच्चा जब बिना फीस देके पढ़ेगा, हम सैलरी कहाँ देंगे अपने टीचर को? हम टीचर को रिवॉल्वर देते हैं कि बच्चों के यहाँ कल पैसा ले आना। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हम टीचर को डकैत बनने की ट्रेनिंग देते हैं, जाओ स्कूल ओवर उनका बैंक लूट लेना। क्या ऐसा होगा? तो कानून भी ऐसा ही बनाया जाता है, जो किसी क्लास का वेलफेयर अगर कर रहा है तो दूसरे को सो कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्ट ना करे या डोमिनेट ना करे। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए तीसरा पॉइंट, प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड आर यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। सर ये क्या होते हैं? टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। तो आपने पिछले 10 साल का डेटा इकट्ठा किया कि हिंदुस्तान में वीट का रिक्वायरमेंट कितना है। पता लग गया कि पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज 1000 किलो क्विंटल टन वीट हमें चाहिए। कितनी किलो क्विंटल टन? इस साल भी उतनी चाहिए, बट हमारा जो आउटपुट है वो सिर्फ 950 क्विंटल किलो टन है, किलो क्विंटल टन। तो 50 किलो क्विंटल टन की शॉर्टेज हो रही है, हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। अगर डेटा ही नहीं होगा तो क्या डिसाइड कर पाएंगे कि इंपोर्ट करना है कि नहीं? इंपोर्ट ऐसे देश से करें जो सस्ता दे या महंगा दे? सस्ता दे। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर चिल्ड्रन? इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? नहीं समझ में आई बात? पक्का समझ में आ गया? तो अगर आपके पास बच्चों डेटा नहीं होगा तो आप
इस तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। और डिमांड फोरकास्ट करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। व्हाट? मैंने आपको बताया था ना कि आप मेरे को अपने 10 साल के मार्क्स बताइए, मैं बता दूंगा 11 में कितना आएगा। सर कलम लेके आएंगे मार्क्स अपने। अरे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपका सिलेबस, टाइप ऑफ स्टडी सब कुछ सेम होना चाहिए। क्या वो सेम है? नो। बट जब मैं आपको स्टैट्स में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन इंटरपोलेशन के करा दूंगा। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, एकदम आसान होता है। ओके, टाइम सीरीज से हमको पता लगता है किसी भी चीज का ट्रेंड। पिछले 15 साल का डेटा रेड चिली एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने एनालाइज किया मूवीज के ऊपर कि अगर मार्च में मूवी रिलीज होती है तो उसके हिट और फ्लॉप होने के चांसेस क्या हैं। ये डेटा 99% ट्रेंड दिखा रहा है कि मूवी फ्लॉप होती है, कितनी भी अच्छी बना लीजिए, क्योंकि मार्च में तो एग्जाम चलते रहते हैं हर जगह, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। तो भैया टीचर भी बिजी, और क्या टीचर क्या नकल करा रहा है क्या एग्जाम में? कॉपी चेकिंग के लिए भाई, और बच्चा भी बिजी है। तो क्या कोई मूवी देखने जाएगा? कुछ लोग चले जाएंगे जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ना भाई, समझ रहे हैं ना मेरी बात? गॉट इट क्लियर? तो क्या शाहरुख खान जी अपनी अगली मूवी कौन बनेगा हीरो, पहले तो हम थे जीरो, क्या रिलीज करेंगे मार्च में? कब रिलीज करेंगे? जून के महीने में। लोग भी टपके रहते हैं नाना जी घर, और लोगों के घर भी लोग टपके रहते हैं। टपके क्या रहते हैं सर? बूंद बूंद नहीं, क्या मतलब आते जाते रहते हैं। तो अब समझ में आ गया डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलन कॉपी कर रहे हैं लोग साथ साथ। इंडेक्स नंबर क्या होता है सर? देश में क्या महंगाई चल रही है और क्या सस्ताई चल रही है, क्या इन्फ्लेशन और क्या डिफ्लेशन, इसके मेजरमेंट के लिए आप इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। तो सर ये क्यों, मतलब गवर्नमेंट क्या इससे फायदा लेगी? अगर हमको ये पता लग गया कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है बच्चों, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? बेसिक टर्म्स में सबको पढ़ाया था, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं दाम? क्योंकि बाजार में पैसे तो हैं लोगों के पास, बट सामान नहीं है। क्यों शॉर्टेज हो गई? क्योंकि डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। तो भैया कैसे कंट्रोल किया जाए? दूसरे देश से इंपोर्ट कर लो ताकि सप्लाई मेंटेन कर पाओ, सामान की अवेलेबिलिटी। बट दूसरे देश से भी इंपोर्ट करने में काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे वजह कुछ और ही है। लोगों के पास पैसे इतने आ गए हैं कि वो बहुत खरीदना चाह रहे हैं। तो लोगों के ऊपर नए तरीके के टैक्स लगा दो, पैसा चूस लेगी सरकार, ना लोगों के पास रहेगा पैसा, ना वो बाजार जाके सामान खरीद पाएंगे। तो क्या बाजार में कस्टमर ज्यादा होगा? नो। क्या डिमांड ज्यादा होगी? नो। अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को टैक्स पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी, ये सब बनाने के लिए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का पता लगाना बहुत जरूरी है। तो अगर डॉक्टर ने आपसे बोला भाई बुखार का एक टाइम टेबल बना लो, कब कितना चढ़ता है, चार्ट बनाते हैं ना कभी कभी जब प्रोलॉन्ग हो जाता है फीवर, फिर डॉक्टर उसके हिसाब से एंटीबायोटिक देता है। तो अगर आपने डॉक्टर को डेटा ही नहीं दिखाया अपने फीवर का, कब बुखार बढ़ा रहा, हमें वाला कब बढ़ा रहा है, कब कम हो गया, हमें वाला कब कम हो गया, डॉक्टर का हमें पता क्या दवाई दे दूंगा, निकल वहां से। क्या डॉक्टर आपको दवाई दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। चौथा पॉइंट, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बाय लाइक इंडिया चल रहे हैं, जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जीतती वो है जिसकी पॉपुलैरिटी कहां पे ज्यादा हो? गरीब लोगों, मासेस में। तो हम कितना सो कॉल्ड पॉपुलर हैं? कभी आपने देखा कि आपके रईस मोहल्ले में राहुल गांधी आए हो? क्यों? क्योंकि हमारे आपके जैसे लोग, चलिए आज वोट दे भी रहे हैं, पहले तो छुट्टी समझ के घूमने चले जाते थे, वो वोट देते नहीं थे। गांव वाला नहीं, मैं तो वोट दूंगा क्योंकि सरकार मेरे को 2,000 महीना देगी। तो ये लोग गांव में क्यों ज्यादा जाते हैं? क्योंकि वहां पे बल्क वोटर्स है। व्हाट? बल्क। समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए बच्चों। समझ में आ गया भाई स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस चिल्ड्रन? तो क्या बच्चों सरकार चलाना बिकॉज ऑफ डेटा पॉसिबल है आज? हाँ। बिना डेटा के पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गवर्नमेंट के पास हर चीज का डेटा होता है। समझ में आ गई बात? आपको लगता है कि आपने कुछ पैसे कमाए, पार कर गए, सरकार को टैक्स नहीं दिया, उनको सब पता है। वो ये जानते हैं कि खन्ना भाई ने 1,000 रुपए कमाए हैं, अब इनके यहाँ रेट डालेंगे तो 10 लाख रुपए लगेगा, जाओ भाड़ में जाए, मरे जाके। क्या 1,000 रुपए की रिकवरी के लिए 10 लाख रुपए इनकम टैक्स रेट में खर्च कर देंगे? नो। तो गवर्नमेंट के पास आपकी की हुई एक एक फाइनेंशियल हरकत का हिसाब होता है। अगर वो आपको नहीं पकड़ ले तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि वो बेवकूफ हैं, उनके मन में ममता है। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। याद है बच्चों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व अप्रोच? क्लॉथ और फूड का, वीट का टैबुलर प्रेजेंटेशन था, ग्राफिकल था।
याद है यूटिलिटी एनालिसिस चिल्ड्रन? बिना टैबुलर फॉर्म के, बिना ग्राफिकल अप्रोच के पढ़ना पॉसिबल था बच्चों? नो। तो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, लिखिए इन इकोनॉमिक्स। जैसे पहले टू गवर्नमेंट लिखा था ना, अब लिखिए इन इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट चिल्ड्रन, फॉर प्रूविंग वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक थ्योरीज को प्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा टैबुलर या पैराग्राफ फॉर्म में होना अति आवश्यक है। आई रिपीट चिल्ड्रन, अति आवश्यक है। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? पक्का? सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन, पॉलिसी अगर गवर्नमेंट ने बनाई टैक्स वेव ऑफ करने की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम। सर ये क्या है? 3 साल से गवर्नमेंट को अकल आ गई कि भैया टैक्स लोग कम दे रहे हैं क्योंकि बचत वाली पॉलिसीज का संपूर्ण फायदा लोग उठा रहे हैं। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो आपको पता लगेगा कि सरकार क्या कर रही है बेसिकली। चलिए, सबको नजर आ रहा है बच्चों? सबको नजर आ रहा है? चलिए ध्यान से सुनिएगा। किसी इंसान ने नौकरी की और 7,25,000 रुपये साल भर में कमाए। कितने? 7,25,000। उसने प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोला था 15 साल पहले। हर साल नियम से सरकार बोल रही है 1.5 लाख जमा करो, वो जमा कर रहा है। पहले खैर 70,000 रुपए की लिमिट होती थी, उससे ज्यादा जमा नहीं कर सकते। अभी 8-10 साल से 1.5 लाख हो गई है, वो जमा कर रहा था। इस साल उसको प्रोविडेंट फंड में कितना इंटरेस्ट मिला? 2 लाख। सेविंग अकाउंट में उसको इंटरेस्ट मिला कितना बच्चों? 10,000। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है बात? तो बच्चों उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 9,35,000। अब वो सरकार को टैक्स कितना देगा? अंडर सेक्शन 80 CCD 1B, आई रिपीट 80 CCD 1B, उसने नेशनल पेंशन स्कीम खाता खोल लिया है, 50,000 जमा करा रहा है, तो उसकी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। खोपड़े में बात की चलन, 50,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। अंडर सेक्शन 10 पीपीएफ का इंटरेस्ट पूरा का पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। अंडर सेक्शन 8TTTA जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है 10,000 रुपए, उस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं टैक्स लगे किस पे? अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इसने 1.5 लाख रुपए अपनी 7.25 लाख रुपए की कमाई में से जमा किया था, तो सो कॉल्ड प्रोविडेंट फंड में, तो उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। तो बच्चों 9,35,000 में 50,000 और 2 लाख माइनस करेंगे, 10,000 और 1.5 लाख माइनस करेंगे। क्योंकि सैलरी कमा रहा है इसलिए सरकार एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देती है, 50,000 रुपए की हमारी तरफ से छूट ले जाओ। तो 1 लाख ये बच गया, 2 लाख ये कितना हो गया? 3 लाख। 3 10 और 1 50, 4 60 हो गया चिल्ड्रन। 9,35,000 में आप 4,60,000 रुपए माइनस कर दीजिए। 475 आएगा? 475 आएगा बच्चों आंसर? 4,75,000 आएगा बच्चों? 4,75,000 आएगा। और अगर मैं 7.25 लाख को 7.5 लाख कर दूं तो मेरा आंसर यहां पे कितना आ जाएगा? 5 लाख। अंडर सेक्शन 87A अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपया या उससे कम है तो भारत सरकार कहती है भैया आपका टैक्स पेबल जो होगा दैट वुड बी 0, दैट वुड बी 0। मतलब सर अगर कोई इंसान 7.5 लाख रुपए इस साल कमा रहा है और पिछले साल तक भी उसने ठीक ठाक पैसे कमाकर ये इंटरेस्ट कमाया है, उसको कोई टैक्स नहीं देना? यस, उसको कोई टैक्स नहीं देना। मतलब सर इतनी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है? इतनी इनकम पे
सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे, इसको चेंज करना पड़ेगा बच्चों। जरा टोटल बताइए बच्चों कितना आएगा। 7.5 2 9.5 9,60,000। तो अगर आपने 9,60,000 रुपए तक हिंदुस्तान में कमाए तो आपको सरकार को कितना टैक्स देना है? ये बढ़िया है सर, 10 लाख रुपए तक कोई टैक्स ही नहीं है। सरकार ने पॉलिसी बनाई थी विगत वर्षों में ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बचत करें, लोग प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाएं, उसमें पैसा जमा करें, वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए, उससे ट्रेन बने, डैम बने, पुल बने। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार को क्या फील होने लग गया? वही जो आपकी मम्मी को फील हो रहा है। मम्मी ने आपकी सेहत को अच्छा करने के लिए दनादन देसी घी खिलाया, दनादन अरहर की दाल खिलाई। 18 20 22 साल 25 साल बाद भयंकर अरहर की दाल खाकर यूरिक एसिड बढ़ गया शरीर में। दादी माँ का तो प्यार ही नहीं खत्म हो रहा था, खूब आलू और देसी घी खिलाई है और आप एकदम गोलगप्पा बर्गर बन गए खा खा के। इज दैट क्लियर? तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो मम्मी का प्यार और दादी माँ का लाड प्यार कितना नुकसान पहुंचाया, समझ में आ गया? तो एट दैट टाइम देश को जरूरत थी पैसे की, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया पैसा बचाओ, हमको दो, हम तुम्हें टैक्स में छूट दे देंगे। लोगों की बचाने की आदत पड़ गई। अब गवर्नमेंट कह रही है भैया पैसा ना बचाओ, क्योंकि हमने देश में जितनी तरक्की करनी थी उतनी कर ली, कृपया करके अब खर्च करो पैसा, बचाओ मत। सरकार कह रही है खर्च करो बचाओ मत। मेरे जैसे काहे ना बचाऊं? मैं अगर बचाऊंगा तो मेरा टैक्स छूटेगा कम से कम। इतना पैसा मैंने कमाया, सारे फायदे लेकर कितना टैक्स बना मेरा? नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का। 3-4 साल पहले गवर्नमेंट ने कहा भैया नुकसान हो रहा है। अब डेमोक्रेसी है, ऐसे तो बोल ही सकते कल से कोई छूट नहीं मिलेगी टैक्स में। बेटा इस बार 300 भी नहीं पहुंचे ना, अगली बार जमानत जब्त हो जाएगी। जो जितना नुकसान पहुंचा सकता था उसने पहुंचा दिया उतना। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? समझदार को इशारा काफी है, तो भयंकर इशारा था। तो सरकार ले आई व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन न्यू रेजीम। क्या ले आई? न्यू रेजीम। ये क्या है सर? न्यू रेजीम में प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट छोड़ देंगे आपको, कोई भी 50,000 की छूट नहीं मिलेगी, ये वाली छूट नहीं मिलेगी, ये वाली छूट नहीं मिलेगी। बताइए बच्चों जरा मेरे को आप, सो कॉल्ड 7.5 लाख और 2 लाख और 10,000 कितना हो गया? ये 9,60,000 हुआ ना। 7.5 और 2 9.5 और 10 9,60। ये जो 50,000 की छूट है पिछले साल से, उसके पहले थी नहीं न्यू रेजिम में। और ये 2 लाख रुपए ये छूट जाता है, ये अलाउड है। तो अब बच्चों 9,60 में जरा 250 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 7,10,000। न्यू रेजिम में 7 लाख तक तो इंटरेस्ट सॉरी इनकम एग्जेम्प्ट रहती है, अगले 10,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट यहाँ पे पूरा 9,60 आपका एग्जेम्प्ट था चल रहा है। तो गवर्नमेंट क्यों न्यू रेजिम को बड़ा पॉपुलराइज कर रही है? क्योंकि यहाँ पे इसकी कमाई बढ़ेगी, बट यहाँ पे इनकी कमाई नहीं बढ़ेगी। कुछ साल में इसको खत्म कर देंगे बच्चों, जो अभी 300 भी पूरी नहीं हुई जमानत जब्त हो जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो एक वीडियो भी इसके बाद मेरे पास आया था, मैं शेयर करूंगा, सोच रहा हूँ अपने चैनल पे अपलोड कर दूं, किसी और का था, बड़ा बढ़िया उसने बोला हुआ है। तो ये बात खोपड़े में गई चिल्ड्रन। तो विच इज बेटर, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम? क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है कि इसमें लोगों का तो फायदा है बट गवर्नमेंट का नुकसान। और यहाँ पे स्टार्टिंग में लोगों का फायदा है जब उनकी इनकम कम है, कल को जब इनकम बढ़ेगी, आप सेविंग करोगे, इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा तो इनकम आपकी बढ़ जाएगी, तो आप पागल बनेंगे कल। तो क्या आपको न्यू रेजिम ऑप्ट करनी चाहिए? अगली बदमाशी सरकार की बता रहा हूं, जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाते हैं ना बच्चों, बाय डिफॉल्ट ऑटो क्लिक्ड न्यू रेजिम रहता है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, बटन को अनचेक करके इसको चेक नहीं किया, आपका रिटर्न इसमें फाइल हो जाएगा और एक बार न्यू रेजिम में चले गए वापस नहीं आ पाएंगे। सिर्फ नौकरी पेशे वाले लोगों को एक रिवर्सल अलाउड है, दूसरे लोगों को तो अलाउड ही नहीं है। इट्स अ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप। समझ में आ गई बात? चलिए क्या रिकॉर्डिंग देख के डेटा लिख लेंगे आप, मेरे को जो समझाना था मैंने समझा दिया। तो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती है डेटा के बेसिस पे, अगर डेटा ही नहीं होगा क्या पॉलिसी बनाई जाएगी चिल्ड्रन? ऐसे ही गवर्नमेंट बहुत साल पहले ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स लेके आई थी कि रिच कम्युनिटी से तो और टैक्स लेना चाहिए क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है, तो गवर्नमेंट ने फिर अमेंडमेंट किए थे इस तरह के। खैर ये बात समझ में आ गई? तो एग्रीकल्चरल पे हम क्यों टैक्स माफ करते हैं? क्योंकि वो हमारा वोट बैंक है। एक्सपोर्ट का वॉल्यूम क्या है, प्राइसेस क्या है, इन हर चीज के लिए चल रहे हैं। गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई कहां से फायदा हो सकता है, वहां पे टैक्स इंपोज कर दो। तो गवर्नमेंट अगर चाइनीज गुड्स को इंडिया में लाने से रोकना चाहती है तो बैन तो लगा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम WTO मेंबर हैं। अगर हमने चाइनीज गुड्स पे बैन लगाया चल रहे हैं तो चाइनीज पीपल
हमारे गुड्स पे भी बैन लगा देंगे और आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत भयंकर बहिष्कार झेलना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट ने अभी इसी साल अनाउंस किया गया था, चिप मेकिंग कंपनीज, चिप जानते हैं ना क्या होती है? मोबाइल चिप। 65% इंपोर्ट चाइना से जो होता था बच्चों इंडिया में, वो लैपटॉप्स का होता था, बना चाइना में, बिका हिंदुस्तान में, कमाया किसने पैसा? चाइना ने। इंडियन कंपनीज बोलती थी कि भाई आपके यहाँ तो चिप है ही नहीं, तो हम बनाए कैसे? तो हमारे वो जो अमिताभ वैष्णव जी, कौन है, आईटी मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा मैंने चिप मेकिंग प्लांट लगवा दिया है, अब आप बाहर से लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के लिए चिप खरीदना अलाउड ही नहीं। इज दैट क्लियर? या इंपोर्ट ड्यूटी इतनी भयंकर लगा दो कि बाहर से इंपोर्ट करके सामान अगर यहाँ बिके तो बहुत महंगा हो जाए, लोग खरीदे ही ना उसको। नहीं समझे बात को? तो जब गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं होगा, क्या गवर्नमेंट इन बातों पे डिसीजन ले पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो अगर पेरेंट्स मेरे से पूछें सर मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, एक बार मैं चाट खा रहा था, फुल्की यहाँ तक जा चुकी थी, नमस्कार भाई साहब, सर बेटा कैसा कर रहा है? मैं पहले फुल्की खाऊं फिर जवाब दूं? तो मैंने कहा पहले फुल्की खाता हूँ फिर जवाब दूंगा। मैंने कहा ये चाट वाला है ना, इसका कंपटीशन मार्केट में बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको बेटा पढ़ तो रहा नहीं है, बगल में ठेला लगा है चाट का। समझ में आ गई बात? तो मैं ये बात आपके पेरेंट्स को कैसे बता पाया? जब मैंने आपकी हरकतें देखी कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। तो पीपल अंडरस्टूड कैसे इकोनॉमिक्स में हेल्प करती है स्टैटिस्टिक्स चिल्ड्रन। तीनों पॉइंट्स कॉपी करें झटपट। तो ये बात सबको क्लियर हो गई चिल्ड्रन? चलिए, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, पीपीसी याद आया चिल्ड्रन? आंसर? आपको मैंने टाइप ऑफ मार्केट्स पढ़ाया था बच्चों। अगर दाम बढ़ता है बाजार में तो चीजों की डिमांड कम हो जाएगी, लोग भाग जाएंगे, मार्केट छोड़ के आएंगे, भाग जाएंगे। बट अगर चीजें यूनिक हैं, लाइक एप्पल आईफोन, गवर्नमेंट कहेगी लगाओ इस पे 28% टैक्स। कार है, लगाओ इस पे 28% टैक्स, क्योंकि लोगों को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि जो 30 लाख की गाड़ी खरीद सकता है वो सरकार को टैक्स भी दे सकता है। बट अगर आइटम ऑफ नेसेसिटी है, राइस, वेजिटेबल्स, सब्जी मंडी में जो बिक रहा है, गरीब लोग भी खरीदते हैं, क्या इस पे ज्यादा टैक्स होना चाहिए? नो। समझ में आ गई बात? चलो चलिए, ये सब मैं आपको अभी नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि अभी आपने चीजें मेरे मुंह से सुनी थी। मैंने आपको इन्फ्लेशन की बात बताई थी ना, तो है आपकी कॉपी में, नॉट टू वरी। चलिए, अगला इंपॉर्टेंस चिल्ड्रन इन इकोनॉमिक प्लानिंग। गवर्नमेंट बार बार बोलती है, मोदी जी भी अपनी स्पीच में बोलते हैं, 80 करोड़ लोगों को हम राशन फ्री बांट रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वेलफेयर वेलफेयर और पुअर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जब 80% लोग वो फोकट के राशन पे डिपेंडेंट हैं, तो ठेंगा कुछ काम कर रहे हैं। इन सबको राशन में जहर दे देना चाहिए, खा के मर जाए, किसी लायक नहीं है ये। समझ में आया कि नहीं? तो अगर कोई बच्चा क्लास में आ रहा है बट वो पढ़ नहीं रहा है घर जाके, तो वो भी इसी 80 करोड़ लोग में है। उसके पापा भी बोलेंगे 80 करोड़ के भागीदार हो क्या? समझ गए बच्चों? चलिए, स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करेंगे तो पता लगेगा कि भाई ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं। एक वेबसाइट का मैंने जिक्र किया था, शायद आप लोग ने अगर मेरा कोई लेक्चर देखा हो, tradingeconomics.com, ये कल वाले लेक्चर में था बच्चों। इस चीज को ध्यान से आप एक बार देखिएगा। tradingeconomics.com इज अ वेबसाइट चिल्ड्रन, जो ये बताएगी कि भाई हर डेट का रेट ऑफ ग्रोथ वगैरह 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 क्या है। व्हाट इट क्लियर? उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी कंट्री ग्रोइंग इकोनॉमी है या फॉलिंग इकोनॉमी। तो कल मैं एक बैच में डिस्कस कर रहा था, हमारे देश का ग्रोथ रेट जो है वो 8.2, यूएस का 2.5, श्रीलंका का 2.7 -2.7। -2.7 कनाडा वाले मौसा जी को पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप उनको कहाँ भेजेंगे? श्रीलंका। श्रीलंका भेज देंगे? बिल्कुल। ग्रोथ रेट कम है तो जमीन सस्ती होगी ना, जमीन सस्ती होगी, लोग एकदम कम दाम पे लेबर का काम करने को तैयार हो जाएंगे। बट सामान वहां बेचना नहीं है उनको, वहां बना के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना है। इज दैट क्लियर और नॉट? नहीं समझे? समझ में आ गया? इंडिया में कंपटीशन ज्यादा है मौसा जी के लिए, प्लस मौसा जी कह रहे हैं मैं आऊंगा तो 11-21 के लिफाफे बांटने पड़ेंगे, तो मेरी ग्रोथ तो वैसे ही कम हो जाएगी, तो मैं हिंदुस्तान जाऊंगा ही नहीं। समझ गए बच्चों इस बात को? चलिए, सी पॉइंट, एनालिसिस फॉर, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या करें, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, ये सारी बातें इकोनॉमिक प्लानिंग में आती हैं चिल्ड्रन। मैंने 2 तरीके बताए थे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के। लोगों के पास बहुत पैसे हैं, अगर लोगों से उनका पैसा टैक्स के नाम पे चूस लिया जाए, क्या वो खर्च कर पाएंगे बाजार में? जब वो बाजार जाएंगे खर्च करने,
सृष्टि जी, सिमरन जी, स्नेहा जी, गुटली फंस गई क्या भाई? माइक ऑन कर दीजिए। जब वो पैसे खर्च करने जाएंगे ही नहीं बाजार में, क्या डिमांड बढ़ेगी? नो, डिमांड विल गो डाउन। शॉपकीपर स्टॉक क्लियर करने के लिए औने पौने दाम पे सामान बेच देगा, प्राइस विल गो बट अगर ऐसा डाउन। करने से वोट बैंक का नुकसान हो सकता है, तो गवर्नमेंट पूरा एफर्ट करेगी कि मार्केट में जिन चीजों की सप्लाई अवेलेबिलिटी शॉर्ट है, जिसकी वजह से शॉर्टेज चल रही है, उसको बढ़ाया जाए। अंडरस्टूड दिस और नॉट चिल्ड्रन? झटपट कॉपी करें, वेरी फास्ट। बिजनेसमैन को तो जितना इंपॉर्टेंस स्टैटिस्टिक्स का है बच्चों, उतना स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस तो भगवान को भी नहीं है। आपके पापा को एक नया बिजनेस सेटअप करना है और शॉपर्स स्टॉप आपके शहर में आ चुका है, तो अगर आप शॉपर्स स्टॉप से महंगा कपड़ा बेचेंगे सेम क्वालिटी का, खरीदेगा कोई आपसे? नहीं खरीदेगा। और बहुत सस्ता और घटिया बेचेंगे और रहते ऐसी जगह है, दुकान ऐसी जगह खोल ली जहां लोगों के पास मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू है, क्या वहां पे जूडियो का शोरूम चल पाएगा? नो। जूडियो का शोरूम उस लोकेलिटी में चलेगा जहां पे लो इनकम अर्नर्स हैं, और वेस्ट साइड शॉपर्स स्टॉप उस लोकेलिटी में चलेगा जहां पे हाई इनकम अर्नर्स है। नहीं समझ में आई बात? तो पहले इलाहाबाद में शॉपर्स स्टॉप नहीं था, ये अभी पिछले साल से दलिदर चला आया। इज दैट क्लियर? तो अब क्यों आया? उन्होंने डेटा एनालाइज किया कि जो इस शहर के लोगों की पर कैपिटा इनकम है, उसमें वो हमारा प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने मिंत्रा, फिंत्रा, वेस्ट साइड, इन सबसे डेटा लिया कि भाई अगर हम अपना स्टोर ओपन करें तो वी विल फाइंड कस्टमर्स और नॉट। नहीं समझ में आई बात? अभी ये ब्लू स्टोन का नाम सुना है आपने? काफी बड़ा ज्वेलरी प्लेटफॉर्म है। तो मैं गया था इनके स्टोर में, मैंने बोला भाई थोड़ा डिस्काउंट दो और थोड़ा रेट कम करो, मेकिंग चार्ज बहुत ज्यादा है तो कस्टमर ज्यादा आएगा। कह रहे सर हमारा स्टोर इलाहाबाद में इंडिया का 5th रैंक का स्टोर है। उसका कहने का क्या मतलब था, आप जैसे दलिद्रों की औकात नहीं यहाँ से खरीदने की। अब ऐसे तो बोल नहीं पाए, कंटापा जाता। तो जब ऑलरेडी उनको पता है कि उनके पास क्लाइंटेल आ रही है, तो उनको टॉमी और मोती या नमन खन्ना तो काटा नहीं कि वो स्टोर अपना बंद कर दें, प्राइस रिड्यूस कर दें। क्या ऐसा करेंगे? नो। एस्टिमेटिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। पहले लोग सोना चांदी सिर्फ धनतेरस पे खरीदते थे। तनिष्क को लगा कि कैसे सेल बढ़ाई जाए, एक नया इवेंट बना दिया, अक्षय तृतीया। फिर बना देंगे परसों तृतीया, आज छतिया। समझ में आ गया? ये नए नए इवेंट बना के वो क्या कर रहे हैं, अपनी डिमांड बढ़ा रहे हैं। अकॉर्डिंगली अगर पता है कि अक्षय तृतीया पे सेल बढ़ने वाली है, तो दे विल प्रोड्यूस मोर प्रायर टू दैट और दे विल प्रोड्यूस लेस चिल्ड्रन मोर। और अगर में उनका सामान नहीं बिक रहा, उन्होंने जज किया प्रॉब्लम इज विद द क्वालिटी। व्हाट क्वालिटी? 20 रुपए की कुल्फी दुकान पे और 20 रुपए में वाडीलाल आइसक्रीम भी बेच रहा है, क्या लोग आपकी कुल्फी खाएंगे? नो। जब वाडीलाल मिल रही है केमिकल युक्त आइसक्रीम, तो आपकी अच्छी कुल्फी कौन खाएगा 20 रुपए में? आप भी केमिकल बनाइए तभी लोग खाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक बच्चों शब्द होता है, भी पढ़ाऊंगा इसके बारे में आपको। पायलट सर्वे। किसी भी चीज को लॉन्च करने से पहले आप उसका एक प्री टेस्ट करते हैं मार्केट में कि वो चल पाएगा कि नहीं, उसको बोलते हैं व्हाट? पायलट सर्वे। मार्केटिंग। तो बिजनेसमैन किसी भी चीज को लॉन्च करने से पहले, जैसे आईफोन 15 अब तो पुराना हो गया, और अब क्या रिलीज होगा इस साल चिल्ड्रन? 16। ये होगा तो वही सितंबर अक्टूबर में जब होता है। अभी आईफोन 16 के 1000-2000 पीसेस फैक्ट्री से बन के काफी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को दे दिए गए हैं। आप इस्तेमाल करिए, क्वालिटी बताइए कैसी है इसकी, किस एनवायरमेंट में धूप छांव में झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा। तो क्या चल रहा है इस समय? पायलट सर्वे चल रहा है। और जब 14 के बाद आईफोन 15 लॉन्च हुआ था चल रहे हैं, तो बेस मॉडल वो भी 79,990 का था। वाई दे डिडंट इंक्रीज द प्राइस? क्योंकि उनको 14 की ही सेल अभी पूरी नहीं मिल पाई, तो उनको पता था कि अगर महंगे में बेचा तो ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। इज दैट अंडरस्टूड? और लोगों को क्या बोला गया? फॉर द वेलफेयर ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को एक रिवॉर्ड दे रहे हैं ताकि हमारी क्लाइंटेल बढ़े, इसलिए हमने प्राइस नहीं बढ़ाया। औकात अपनी नहीं थी बेचने की, एहसान चढ़ा दिए कस्टमर के ऊपर। समझ में आ गया बच्चों स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस सबको? पक्का? चलिए, तो इसी के साथ हमारा एक चैप्टर लगभग होता है समाप्त चिल्ड्रन। लिमिटेशन बस एक छोटा सा पार्ट है, ये मैं अगले क्लास में डिस्कस, अगले लेक्चर में इसको करके नया चैप्टर स्टार्ट भी करते हैं। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।